हेलो गाइस, आज हम बीएससी फाइनल ईयर के ओटी पेपर की बात कर रहे थे पहले वाले वीडियो में। तो इसमें आज हम एलपीपी की समस्याओं को सॉल्व कर रहे थे। रैखिक प्रोग्रामन जो समस्याएं होती है उसके नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो अपने को एक प्रश्न दिया हुआ है एलपीपी का कि निम्न एलपीपी को हल कीजिए। उसके अंदर अपने को दिया हुआ है कि z बराबर 5x1 प्लस 3x2 और उसमें दो अपने को प्रतिबंध दिए गए हैं। प्रतिबंध कौन से हैं? 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 15, 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 10 और x1 और x2 ऋणात्मक प्रतिबंध है या ऋणात्मक सिचुएशन है तो वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ये अपन ने पिछले वाले वीडियो में बात की थी कि ऋणात्मक प्रतिबंध जीरो या जीरो से बड़े होते हैं। तो इस प्रकार इस समस्या को हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सबसे पहले अपने को देखो दो प्रतिबंध दिए हैं और दोनों के चिन्ह एक ही तरफ है, लेस देन इक्वल टू। तो इस प्रकार की समस्याओं को अपने पिछले वाले वीडियो में भी किया था। तो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे? तो इसमें सबसे पहले कि एलपीपी के प्रतिबंध असमीकाओं, जो प्रतिबंध असमीकाएं दी हुई है को साधारण समीकरण में बदलने हेतु क्रमशः x3 व x4 न्यूनता पूरक चर जोड़ने पर परिवर्तित एलपीपी कि हमने क्या किया, दो प्रतिबंध और दोनों में लेस देन इक्वल टू है। तो हम दोनों प्रतिबंधों में एलएचएस साइड में दो न्यूनता पूरक चर यानी कि स्लैक वेरिएबल जोड़ते हैं। तो उससे अपनी प्रतिबंधों की शक्ल चेंज होती है और उनका उद्देश्य फलन में जो अपना z होता है उसके अंदर उनका मान 0 रखा जाता है। तो ये अपन क्या हो जाएगा, जो परिवर्तित चेंज एलपीपी होगी तो वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम z 5x1 3x2, दो स्लैक वेरिएबल है जिनका मान x3 0 और 0x4 यही रखा जाएगा। अपने पास प्रतिबंध क्या होंगे, तो प्रतिबंध हो जाएंगे, प्रतिबंध चेंज हो जाएंगे 3x1 प्लस 5x2 प्लस x3, स्लैक वेरिएबल जोड़ा गया यानी कि अब अपना समीकरण साधारण समीकरण बन जाएगा। उसी प्रकार 5x1 प्लस 2x2 प्लस x4 इक्वल टू 10 एंड अब अपने पास वेरिएबल्स, टोटल वेरिएबल्स कितने हो गए, 4 वेरिएबल्स हो गए। तो 4 वेरिएबल्स हैं और ये सब के सब ऋणात्मक होते हैं, जो भी हैं यानी कि नॉन नेगेटिव होते हैं, यानी कि सबका मान होगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ी पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगी अपने को। तो यहां तक अपन पहुंचे तो फिर ये अपने पास प्रतिबंध जो परिवर्तित चेंज होगी वो एलपीपी का चेंज रूप होगा। तो यहां से प्रतिबंध जो अपने पास निकाय की गुणांक मैट्रिक्स, प्रतिबंध की गुणांक मैट्रिक्स क्या हो जाएगी अपने पास, वो अपने पास होगी ए, गुणांक क्या है अपने पास 5 3 1 0, क्योंकि देखो 3 5 1 0, x4 का यहाँ टर्म नहीं है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 ले रहे हैं अपन इस प्रतिबंध में। इसी प्रकार दूसरे प्रतिबंध में देखें 5 2 0 1, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x3 वेरिएबल नहीं है, x3 वेरिएबल एब्सेंट है क्योंकि यहाँ पे स्लैक वेरिएबल इसमें जोड़ा अपन ने यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे x3 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 लिया जाएगा। तो इस प्रकार मैं इनको मान लेता हूं कि ये कॉलम हो गए, 4 कॉलम हो गए इस मैट्रिक्स में। तो चारों कॉलम को मैं डिनोट कर देता हूं, अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 4, इससे डिनोट कर दिया। अब मेरे को देखो दो प्रतिबंध है, इसका मतलब इसकी यूनिट मैट्रिक्स का क्रम भी 2 by
2 होगा। तो यूनिट मैट्रिक्स देखो मेरे को यहाँ इकाई मैट्रिक्स मिल रही है, तो वो कौन सी होगी, यहाँ से डिनोट देखो अल्फा 3 और अल्फा 4। तो मैं यहाँ लिखूंगा सिंस चूंकि I2 बराबर अल्फा 3 अल्फा 4, तो मैं यहाँ लिखता हूँ अतः प्रारंभिक आधार क्या हो जाएगा, अल्फा 3 और अल्फा 4। तो ये अपने पास प्रारंभिक आधार हो गया। अब हम इसकी सिंप्लेक्स सारणी तैयार करते हैं। तो सिंप्लेक्स सारणी की कल भी बात की थी कि मैं सिंप्लेक्स सारणी अपने एलपीपी किसी भी रूप की हो, सिंप्लेक्स सारणी की जो संरचना होती है वो सब में सेम होती है। तो अपने को मैंने कहा था कि थोड़ा इसको अपने को याद भी रखना है। तो यहां से देखो मैं किस प्रकार लेता हूं इसको, तो हम लिखें सिंप्लेक्स सारणी। तो सिंप्लेक्स सारणी निम्न प्रकार है। किस प्रकार है, तो सिंप्लेक्स सारणी में सबसे पहले यहां से लिया जाएगा। तो जनरली जो टर्म होती है वो मैंने कल बता दी थी आपको, जो प्रीवियस वीडियो के अंदर है। किसी को नहीं देखनी हो तो पिछले वाले वीडियो में जाके देख ले। तो यहां पे अपने पास क्या होगा, यहां से देखो यहां जो अपना फंक्शन होगा उसका उद्देश्य फलन रखा जाता है पहली रो के अंदर। यहां पे जो प्रतिबंध होते हैं उनके मान होते हैं। यहां से देखो तो इस खाने में हम मिनिमम रेशियो की गणना करते हैं, जो न्यूनतम अनुपात होता है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे न्यूनतम अनुपात होगा। यहाँ पे अपने निकाय प्रतिबंध निकाय मैट्रिक्स थी, उसके कॉलम्स रखे जाते हैं जिनको अपन वेक्टर के रूप में व्यक्त करते हैं, y1 y2 y3 और y4। यहाँ पे अपना जो प्रारंभिक आधार था उसको उसके अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स और उसके अकॉर्डिंग टू उद्देश्य फलन के मान। तो यहां से अपने पास प्रारंभिक आधार क्या आया, अल्फा 3 और अल्फा 4। तो अल्फा 3 और अल्फा 4 की बात करें तो अल्फा 3 पहले अल्फा 4 बाद में, तो इसके अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स हो जाएंगे x3 और x4। और यहाँ पे उद्देश्य फलन अपने पर्सन में उद्देश्य फलन क्या है, तो उद्देश्य फलन है देखो उनके गुणांक 5 3 0 और 0। परिवर्तित एलपीपी के अंदर जो उद्देश्य फलन के कोफिशिएंट थे वो यहाँ पे रखे जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार अपनी सिंप्लेक्स सारणी तैयार होगी। ये फर्स्ट सारणी होगी। तो यहाँ पे इसके अनुसार इनके उद्देश्य फलन के मान अल्फा 3 और अल्फा 4 के मान 0 और 0 मैंने पुटअप कर दिए। अब अपने गुणांक मैट्रिक्स है वो यहां पुटअप की जाएगी। तो पहली कॉलम है 3 और 5, दूसरा कॉलम है 5 और 2 1 0 0 1। ठीक है, अब निकाय के प्रतिबंध निकायों में अपने को वैल्यू दे रखी थी। पहली इक्वेशन का वैल्यू 15 थी, दूसरे की 10। तो ये अपने को इस प्रकार दी। तो ये सिंप्लेक्स सारणी में डाटा पुटअप करने का मेथड होता है। तो इस प्रकार हम डाटा पुटअप करेंगे जो अपने पास मैट्रिक्स होगी। अब हम इसमें Zj माइनस Cj की गणना करेंगे। तो कल मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि Zj क्या होता है। Zj होता है कि प्रत्येक कॉलम के अवयवों का गुणा उसके उद्देश्य फलन से, उनके रेस्पेक्टिवली जो उद्देश्य फलन होते हैं उनका गुणनफल का योग होता है वो Zj होता है, और Cj अपना उद्देश्य फलन का कोफिशिएंट का मान होता है। तो ये अपन गणना करेंगे। तो ये गणना करते हैं, देखो सबसे पहले गणना करते हैं पहले के y1 के लिए। तो y1 के लिए करेंगे तो 3 इंटू 0 5 इंटू 0 माइनस 5, यानी कि ये Zj था ये Cj। तो यहाँ पे अपने पास आ गया -5। इसी प्रकार -3 0 और 0।
अब हम बात करेंगे इसमें, अब देखो यहाँ पे अवलोकन करेंगे तो Zj माइनस Cj का कल भी बात बताई थी मैंने कि LPP का सॉल्यूशन जब भी होता है जब अपने Zj माइनस Cj का मान या तो 0 आए या 0 से बड़ी वैल्यू आए तो बात होती है। यहाँ पे देखो अपने पास दो वैल्यू नेगेटिव में आई हुई है, यानी कि एवरी एलिमेंट Zj माइनस Cj नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉट यानी कि ये 0 से बड़े नहीं आए सबके सब पद, तो इसका मतलब अपने पास एंट्रिंग वेक्टर आएगा, प्रवेशी सदिश। एंट्रिंग वेक्टर क्या होता है? एंट्रिंग वेक्टर जो Zj माइनस Cj आएगा उसमें हाईएस्ट जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो अपनी एंट्रिंग वेक्टर, तो इनमें से सबसे हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है? माइनस का 5, तो माइनस के 5 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन हुआ? y1, तो अपने एंट्रिंग वेक्टर हो गई y1। तो जब एंट्रिंग हो गई तो डिपार्टिंग, क्योंकि बीएफएस के अंदर अपने पास जो अपना पास प्रारंभिक आधार है उसके अंदर केवल दो ही वेक्टर है, अल्फा 3 और अल्फा 4, तो उनसे एक्स्ट्रा कैसे आ सकती है? तो अपने को कोई बाहर निकालना पड़ेगा, तो बाहर निकालने के लिए वो होता है डिपार्टिंग वेक्टर। तो डिपार्टिंग वेक्टर का फैसला किस प्रकार होगा? तो जो इसके एलिमेंट होंगे इस वेक्टर के y1 के, उनका b के अंदर अपन भाग लगाएंगे और जो न्यूनतम आएगा वही डिपार्टिंग रहेगा। जैसे भाग लगाता हूं मैं 15 में 3 का, तो अपने पास आंसर आ गया 5, 10 में 5 का, तो आंसर आ गया 2। तो यहां से मिनिमम रेशियो कौन सा है? 2, तो हम डिपार्टिंग करेंगे तो यहाँ पे जो दोनों तीर जहां पे मिलेंगे वो अपना होगा की एलिमेंट, मुख्य अवयव, जो नेक्स्ट सारणी के लिए उपयोगी होगा, नेक्स्ट सारणी बनाने में मदद करता है, बहुत बड़ा रोल रखता है। तो ये 5 हुआ और इसके अकॉर्डिंग बाहर कौन जा रहा है? अल्फा 4, अल्फा 4 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा? y4, यानी कि डिपार्टिंग वेक्टर हो गया y4। न्यू बीएफएस क्या हो जाएगा? बेसिस फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन, वो हो जाएगा। बाहर कौन हुआ? अल्फा 4, तो पहला अपना क्या था? अल्फा 3 अल्फा 4, तो अल्फा 3 अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, वो अपनी जगह पे कांस्टेंट रहता है। अल्फा 4 की जगह आ गया अल्फा 1। अब कई किताबों में ये सारणियां अलग अलग बनाई हुई है, तो लेकिन सबसे बढ़िया होता है कि एलपीपी में एक ही सारणी चलने दे, अपन रेगुलर एक ही पेज में चलने दे, जिससे कि गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं। अलग अलग करेंगे तो हर पेज में अपने को पलटने में दिक्कत होगी और गलती होने के चांस बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे तो अपने पास क्या हो गया? इसको थोड़ा जितनी जगह यूज हो उतनी बनाए। हाँ, यहाँ पे अब जो होगा वो देखो, न्यू बीएफएस क्या हुआ? अल्फा 3 अल्फा 1, तो इसके अकॉर्डिंग टू x3 x1, इसके अकॉर्डिंग उद्देश्य फलन क्या हो जाएगा? अल्फा 1 के अकॉर्डिंग उद्देश्य फलन अपना 5, इसके अंदर अल्फा 3 के अकॉर्डिंग 0 ही है। यहाँ पे की एलिमेंट, अब जो नेक्स्ट यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसमें बड़ा रोल निभाता है की एलिमेंट। की एलिमेंट की मेन भूमिका होती है, तो की एलिमेंट क्या करेगा? अपनी रो के अंदर डिवाइड करेगा, तो 10 में डिवाइड करेंगे तो 2, 5 में डिवाइड 1, 2 में 2/5, 0 में डिवाइड होगा 5 का तो 0, और 1 में होगा तो 1/5, यह आ गया। तो अब हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नेक्स्ट सारणी में अब अगली रो किस प्रकार आएगी, तो की एलिमेंट जहां पे था उसके सम्मुख जितने भी अवयव होते हैं वो सब 0 होते हैं। तो यहाँ पे वैसे आना कौन चाहिए था? 3 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 0 आएगा। तो 0 कब आएगा? जब मैं इस 1 को, जो की एलिमेंट की जगह आया 1, इसको मैं 3 से गुणा करके यहाँ आने वाले अवयव में से घटा दूं, तो 3 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो गया?
0। इसी प्रकार यहाँ की इस रो के प्रत्येक एलिमेंट को मैं 3 से गुना करूंगा और यहाँ आने वाले अवयवों में से घटाऊंगा। तो देखो किस प्रकार, सबसे पहले यहाँ की गणना करते हैं। तो यहाँ का एलिमेंट कितना है 2, मल्टीपल कितने से 3, और यहाँ आ कौन रहा था 15, तो 15 में से माइनस करेंगे तो ये कितना है 15 माइनस 6, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 9। यहाँ पे इसको करेंगे 2/5 मल्टीपल 3, यहाँ कौन आ रहा है 5, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 6/5, यानी कि 19/5। 0 को 3 से गुणा करेंगे तो 0, और 1 में से 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब 1। यहाँ पे करेंगे 3 से मल्टीपल तो 3/5, और 0 में से घटाएंगे तो माइनस का 3/5। नेक्स्ट, अब हम वापस ZJ माइनस CJ की कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे तो 0 को मल्टीपल 0, 1 को मल्टीपल 5, और डिवाइड माइनस CJ, तो CJ कितना है 5, तो यानी आंसर क्या आ गया 0। नेक्स्ट होगा इसके लिए 19/5 इंटू 0 प्लस 2/5 इंटू 5 माइनस का 3, तो कितना आ गया माइनस का 1। 0 इंटू 1 और 1 5 इंटू 0 तो 0, यहाँ से 0 और 1/5 यानी कि 1। तो इस प्रकार से अपन ने ये सारणी, दूसरी सारणी तैयार की। तो दूसरी सारणी के अंदर की एलिमेंट 5 था, तो प्रत्येक रो के एलिमेंट में, एवरी एलिमेंट में 5 का डिवाइड किया, और उस डिवाइड करने के बाद जो की एलिमेंट था उसके सम्मुख सामने फ्रंट में जो भी एलिमेंट होता है वहां पे शून्य 0 आना चाहिए, तो हमने 0 किया। तो ये 0 किस रिलेशन के बिटवीन आता है, तो रिलेशन के संबंध में आता है। इसका मतलब है कि उसको हमने एक को, जो अपना यूनिट नंबर होता है, उसको 3 से गुणा करने के बाद यहाँ जो अवयव था उसके अकॉर्डिंग घटाया, उसके कोरस्पॉन्डिंग घटाया, तो अपने पास 0 आ, यानी कि इस रो के एवरी एलिमेंट को 3 से मल्टीपल करके यहाँ आने वाले अवयवों में से घटाएंगे तो अपने पास ये प्राप्त होगा। तो अब देखो अपने को सभी के सभी ना तो 0 प्राप्त हुए ना ही पॉजिटिव प्राप्त हुए, इसका मतलब यहाँ पे अपने को सभी अवयव नहीं, यानी कि सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हुआ। तो हम लिखेंगे चूंकि एवरी एलिमेंट ZJ माइनस CJ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब अपने को एंटरिंग वेक्टर मिलेगा। एंटरिंग वेक्टर कौन होगा, जो इनमें हाईएस्ट नेगेटिव नंबर है, लेकिन हाईएस्ट नेगेटिव नंबर है ही नहीं यहाँ पे, केवल माइनस का 1 है, तो यही हाईएस्ट रहेगा। तो यहां से कौन हुआ, इसके अकॉर्डिंग देखो y2, तो एंटरिंग कौन हुआ y2। तो एंटरिंग जब y2 हुआ था कोई डिपार्टिंग भी होगा, डिपार्टिंग वेक्टर, डिपार्टिंग कौन होगा, तो उसी के लिए सेम मिनिमम रेशियो लेंगे। तो 9/19 इंटू 5 यानी 25/19, यहाँ पे इसका डिवाइड करेंगे 2/2 इंटू 5 यानी कि 5। तो हमारे पास मिनिमम रेशियो कौन हुआ 45/19, तो ये मिनिमम है। तो यहाँ पे तो ये जो दोनों एरो है जहाँ क्रॉस होंगे वो अपना हो जाएगा की एलिमेंट, जहाँ अपन ब्लॉक बना देंगे। अब की एलिमेंट मिल गया, तो इसके अकॉर्डिंग कौन जो अपने पास वेक्टर होगा वो डिपार्टिंग होगा, तो वो वेक्टर है अपना अल्फा 3 अर्थात y3। तो अपने पास न्यू BFS प्राप्त हुआ। न्यू BFS क्या हो गया, अल्फा 1 अपनी जगह है, लेकिन अल्फा 2 अल्फा 1। डिपार्टिंग कौन हुआ, तो डिपार्टिंग को अपन यहां से व्यक्त करेंगे, जैसे इसमें y4 तो इसमें y3। अब नेक्स्ट सारणी बनाते हैं। तो यहाँ देखो मेरे लिए पेज, सपोज करो पेज खत्म हो गया तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। सपोज करो कहीं बार पेज जैसे सारणी लंबी हो जाती है तो आपको अगले पेज पे जाना होता है, तो अगले पेज पे जाओगे तो ऊपर की हेडिंग वो सेम रखनी होती है, वो ऐसा नहीं हो कि बनाई नहीं नए नेक्स्ट पेज पे। जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो हेडिंग बननी चाहिए। जैसे सपोज करो कि मेरे पास ये 3rd है तो मैं वापस बनाऊंगा,
तो मेरे पास ये थर्ड नंबर पे ये वापस हेडिंग होनी चाहिए सब पे, कि उससे अपने को कंफ्यूजन नहीं हो कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है। यहाँ पे भी न्यू BFS कौन है, α2 α1 अकॉर्डिंग x2 x1 इनके अकॉर्डिंग। अब उद्देश्य फलन में मान α1 का 5 और इसका 3। यहाँ पे आपकी एलिमेंट है 19/5 यानी कि पूरी एवरी एलिमेंट में डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड करते समय 25/19 0 में 0 1 यहाँ करेंगे तो 1 में करेंगे तो 5/19 यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल माइनस का 3/19। यहाँ अब इसका की एलिमेंट ये था तो इसके सम्मुख आंसर आएगा वो हो जाएगा 0। तो यहाँ 0 कब आ रहा है कि यूनिट को 2/5 से मल्टीपल करके सब्सट्रैक्ट किया जाए यानी घटाया जाए। तो यहाँ से सबको गुणा करेंगे तो यहाँ से 25/19 इंटू 2/5 किस में से घटाया जा रहा है, 2 में से। तो यहाँ कितना हुआ 19, तो ये आ जाएगा अपने पास 20/19। यहाँ से घटाया जाएगा तो 0 को किसी से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ आएगा 1। यहाँ वाले अवयव को अपन गुणा करेंगे 5/19 इंटू 2/5, तो ये अपने पास आ गया 2/19। घटाया क्या जाएगा 0 में से, तो यानी कि माइनस का 2/19। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे अपने पास माइनस का 3/19 2/5 घटाया किस में से जाएगा 1/5, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये अपने पास हो जाएगा 6/19 इंटू 5 प्लस 1/5। तो यहाँ कितना हो जाएगा 19 है, तो यहाँ से अपने पास इसको सोल्व करेंगे तो 19 इंटू 5 यानी कि 19 प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 25/19 इंटू 5 से 5 गया, तो यहाँ आ जाएगा 5/19। तो ये अपने पास कैलकुलेशन आएगी। यहाँ पे कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होती है, कई बार छोटी माइनर गलती होती है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ईजी है तो ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं कि ये तो हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं, इसमें गलतियाँ बहुत होती है यहाँ पे, और यहाँ पे गलती होने के कारण ही एग्जामिनर अपने नंबर काट लेता है। तो यहाँ वापस ZJ माइनस CJ निकालते हैं, ZJ माइनस CJ। तो यहाँ से 3 को 0 से 0, 5 को 1 से 5, 5 में से 5 0, 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 0 0, 0 3 3, 3 माइनस 3 0। इसको गुना करेंगे तो 15/19 माइनस 10/19 माइनस 0, तो ये आ गया 15/19 माइनस का 9/19 प्लस 25/19, तो ये अपने पास आ गया 16/19। तो यहां से देखो सब के सब अपने पास पॉजिटिव आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं मिनिमम रेशियो में लिख देता हूं ऑल ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि अपने पास अब इसका जो फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन है, सुसंगत हल है, वो प्राप्त हुआ है। तो उपर्युक्त सारणी थर्ड में सुसंगत आधारी हल। सुसंगत आधारी हल क्या होंगे, x1 का मान 20/19, x2 का 45/19, x3 जो ऑब्सेंट है यानी अर्थात 0 क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती इनकी, 4 = 0। तो ये इस प्रकार से चारों की वैल्यू आ गई अपने पास, तथा
दी गई एलपीपी का इष्टतम हल ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन, ठीक है, वो कितना हो जाएगा। तो अपने को मैक्सिमम दे रखा था z 5x1 प्लस 3x2, यही से दे रखा था। तो यहाँ पे अपन वैल्यू रखेंगे 5 इंटू 20/19 प्लस 3 इंटू 45/19, तो ये आंसर हो जाएगा 235/19। तो ये अपने को इस प्रकार इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है एलपीपी का, कि अपने पास सारणी आती है और जब तक जेड माइनस सी जे का मान 0 या पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ सकती सभी अवयवों की, तब तक अपने उस सारणी को चलाते रहते हैं। तो यहाँ पे और जब पॉजिटिव या 0 मान आ जाता है वहीं पे अपना एफ सुसंगत यानी फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन आ जाता है, और वो फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन होता है वो अपने दी गई एलपीपी के अंदर रखते हैं, जो अपना इसका इष्टतम हल करता है। नेक्स्ट एलपीपी जो अन्य रूप में, ये तो थी लेस देन इक्वल टू चिन्ह की, अब हम ग्रेटर देन इक्वल टू चिन्ह वाली एलपीपी करते हैं जिनके प्रतिबंध ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू चिन्ह में दी जाती है, वो अपन नेक्स्ट करते हैं।